Dear students, welcome you again on my YouTube channel आर केमिस्ट्री क्लास। हमारा टॉपिक पी ब्लॉक एलिमेंट्स चल रहा है और हम उसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है वो कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्वों के यौगिक। अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से यौगिक हैं। ऑक्साइड, पी ब्लॉक के तत्व क्षारीय, अम्लीय और उभयधर्मी तीनों प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों प्रकार के यौगिक कौन कौन से, क्षारीय भी हैं, अम्लीय भी हैं और उभयधर्मी हैं। सबसे पहले वाले जो है ना, जैसे हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, ये अम्लीय है। इससे आगे चलेंगे तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये उससे कम अम्लीय है। उससे आगे चलेंगे तो जर्मेनियम, उससे आगे चलेंगे टिन, उससे आगे चलेंगे लेड। तो हम कह सकते हैं कि काशी गए शंकर प्रभु, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इनकी अम्लीयता कम हो रही है और क्षारीयता बढ़ रही है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं और लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो इनकी अम्लीयता बढ़ रही है। जैसे एल्यूमिनियम है, ये उभयधर्मी है। सिलिकॉन है ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड ये अम्लीय है। अब इसी प्रकार फास्फोरस के ऑक्साइड अधिक अम्लीय है, सल्फर का उससे भी ज़्यादा, क्लोरीन का सबसे ज़्यादा। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है और ऊपर से नीचे आते हैं तो ऑक्साइड्स की एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है। ये आपको पता चल गया, हमने बता भी दिया, ग्राफ के आधार पे भी ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करें हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड्स की बात करें, पी ब्लॉक के तत्व स्टेबल हाइड्राइड्स बनाते हैं। इनके हाइड्राइड्स का स्थायित्व ऊपर से नीचे की ओर आने पर घटता है। ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे आते हैं। जैसे नाडा पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीजीए, ये ग्रुप है ना, जिसे हम नाइट्रोजन परिवार भी कह सकते हैं। क्लियर सा याद है आपको, ट्रिक आपको बताई हुई है। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीजीए, तो ऊपर से नीचे आ गए ना। नाना का मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर मतलब फास्फोरस, ऐश्वर्या मतलब आर्सेनिक, सब का मतलब एंटीमनी एंड बीजी का मतलब बिस्मिथ। तो इन सब के जो हाइड्राइड्स है ना, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो हाइड्राइड्स बनाने की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हालांकि हम जानते हैं कि इनकी अम्ल सामर्थ्य उसी अनुपात में बढ़ती है तथा HI का जलीय विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है। नाइट्रोजन का हाइड्राइड सबसे अधिक स्थायी होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो स्थायित्व तो इनका घटता है। इसी प्रकार कार्बन 14 नंबर ग्रुप है, उसमें भी हम ऊपर से नीचे आते हैं तो स्थायित्व तो घटता है। हैलाइड्स की बात करें नेक्स्ट। हैलाइड्स में पी ब्लॉक के अधात्विक तथा सहसंयोजक हैलाइड्स बनाते हैं, जबकि धात्विक तत्वों के हैलाइड्स आयनिक गुण होते हैं। जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो उनके हैलाइडों के आयनिक गुणों में कमी तथा सहसंयोजक गुणों में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि आवर्त में धनायन का आकार घटने से उनकी ध्रुवित करने की शक्ति, पोलराइजिंग पावर बढ़ती जाती है। हैलाइड आयन के बढ़ते आकार, हैलाइड आयन के बढ़ते आकार, उसमें ध्रुवणता का गुण बढ़ता है, सहसंयोजक गुण घटता है। सहसंयोजक गुण बढ़ता है, ध्रुवणता बढ़ती है तो सहसंयोजक गुण बढ़ता है। अतः ब्रोमाइडों व आयोडाइडों में सहसंयोजक गुण अधिक होते हैं, जबकि फ्लोराइड प्रमुख रूप से आयनिक होते हैं। सहसंयोजक गुणों का कारण ही एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड, एल्यूमिनियम ट्राइआयोडाइड पिघली अवस्था में भी विद्युत का चालन नहीं करते। तो ये एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड आयनिक होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड वह मध्यवर्ती बीच का होता है, और एल्यूमिनियम ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं ये सहसंयोजक होते हैं। जो धातु में एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं में हैलाइड बनाती है उनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड कोवेलेंट होता है, जबकि लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड आयनिक होता है। इसका कारण यह है कि हाई चार्ज कैटायन में पोलराइज करने की पावर अधिक होती है, जिससे फायंस का नियम जो पहले हमने बताया है उनके अनुसार सहसंयोजक गुण बढ़ते हैं।
तो आयोडाइड सबसे ज़्यादा, ब्रोमाइड उससे कम, फ्लोराइड उससे कम और फ्लोराइड सबसे कम। तो इसी प्रकार से आप जानते हैं ऊपर से नीचे आते हैं आकार बढ़ता है, तो आयनों का आकार अर्थात ऋण आयन का आकार जितना बड़ा होगा ना, उसका ध्रुवण भी उतना ज़्यादा होगा। ध्रुवण उतना ज़्यादा होगा तो उसमें सहसंयोजक लक्षण भी ज़्यादा आएंगे। वर्ग 13 से 16 तत्वों के हाइड्राइड ऑक्साइड, ऑक्सी अम्ल एवं हैलाइड जैसे यौगिक। वर्ग 13 में जब हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो इनके ऑक्साइडों में हाइड्रोक्साइडों की प्रवृत्ति अम्लीय से उभयधर्मी होते हुए क्षारीय की ओर परिवर्तित होती है। बोरोन के ऑक्साइड B2O3 व H3BO3 अम्लीय होते हैं। एल्यूमिनियम गैलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जबकि इंडियम थैलियम के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं। B2O3 जल से क्रिया करके बोरिक अम्ल बनाते हैं। अब बोरिक अम्ल को ज़्यादा गर्म किया जाए तो बोरोन का ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। बोरोन के ट्राइहैलाइड सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। बोरोन हैलाइडों के अपूर्ण अष्टक के कारण इनका एक रिक्त p कक्षक हैलोजन परमाणु के अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म की pz कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है, जिससे bx बंध की लंबाई अपेक्षा से कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि sp2 संकरण के बाद बोरोन परमाणु के पास एक रिक्त pz कक्षक बचा रहता है और एक त्रिसंयोजी यौगिक बनने के बाद भी pz कक्षक बचा रहता है। दूसरी बात, इस यौगिक में बोरोन के सहसंयोजक कोष्ठक बंध बनाने के बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, 8 नहीं होते, अर्थात अभी भी अष्टक पूर्ण नहीं होता, जो कि स्थायित्व के लिए आवश्यक है। अतः सभी त्रिसंयोजी यौगिकों के बोरोन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। इसी प्रकार AlCl3 भी, इसमें को भी लुईस अम्ल कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनकी बंध दूरी में कमी के भी 2 कारण हैं। ध्यान रखिएगा, अष्टक पूर्ण नहीं हो इसमें p कक्षक के साथ p पाई बंध बनाते हैं। दोनों के मध्य विद्युत ऋणात्मकता में पर्याप्त अंतर होने के कारण सहसंयोजक बंध में आयनिक गुण आ जाएगा। इसके विपरीत आवेशित आयन परस्पर आकर्षित होकर एक दूसरे से नजदीक आ जाते हैं और मध्य बंध दूरी कम हो जाती है। बोरोन के पास अबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं है, अतः बंधी इलेक्ट्रॉन अबंधी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर लोन पेयर प्रतिकर्षण की कोई संभावना नहीं, अतः बंधी परमाणु उसके नज़दीक आ जाते हैं और इस प्रकार बंध दूरी कम हो जाती है। BX3 अर्थात हैलोजन यदि इसके साथ है, बोरोन परमाणु पर रिक्त p कक्षक अपूर्ण अष्टक होने के कारण यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने में इनकी प्रवृत्ति प्रबल होती है और ये अम्ल ग्राही के रूप में कार्य करते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। अमोनिया अणु का अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 के रिक्त p कक्षक के उपसहसंयोजक यौगिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेते हैं, जैसा कि ये बताया गया है। तो इस प्रकार से 13-14 के जो प्रॉपर्टीज है उनको आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करें इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की। सिलिकॉन में कोई ऐसा केंद्र नहीं है जो जल के धन विद्युतीय H अथवा ऋण विद्युतीय भाग O को आकर्षित कर सके, अतः यह जल में गीले नहीं होते और इन बड़े अणुओं में कहीं कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इसके अतिरिक्त समस्त सहसंयोजक बंध अत्यधिक प्रबल होने के कारण अत्यधिक ताप भी इन पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, अतः ये औद्योगिक रूप से अत्यंत महत्व के यौगिक है। महत्व जो मुख्य एप्लीकेशंस इनकी क्या है, इनका उपयोग वाटरप्रूफ कपड़े बनाने में किया जाता है, वाटरप्रूफ कागज़ बनाने में किया जाता है। यदि किसी कागज़ अथवा कपड़े को सिलिकॉन वाष्प के संपर्क में लाते हैं तो इसकी एक पतली सी तह कागज़ अथवा कपड़े पर फैल जाती है, इस प्रकार उसे जल विरोधी बना देती है। सिलिकॉन का है ये, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको ज़रूर पढ़ना है और इनको याद भी रखना है।
वर्ग 15 के भी जो कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन वगैरह हैं, वर्ग 15 के तत्व हाइड्राइडों का स्थायित्व अणुभार बढ़ने के पास घटता जाता है। तो अमोनिया NH3 सर्वाधिक स्थायी है, फास्फिन आर्सिन पर्याप्त स्थायी है, स्टील्बिन, अब SbH3 को हम स्टील्बिन कहते हैं, ये कम स्थायी है, और बिस्मुथ हाइड्राइड का अस्तित्व है संतोषजनक नहीं है, मतलब है या नहीं कंफर्म नहीं है। इन हाइड्राइडों का क्षारीय गुण भी घटते क्रम में है। अमोनिया का जलीय विलयन अमोनियम हाइड्रोक्साइड पर्याप्त प्रबल क्षार है। pH3 कुछ फॉस्फोनियम यौगिक बनाती है और pH4 OH अत्यंत दुर्बल क्षार है, जबकि शेष हाइड्राइड अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती। विभिन्न प्रकृति के नाइट्रोजन के कुछ अन्य हाइड्राइड भी ज्ञात है, उदाहरणतः हाइड्रोजिन जो दुर्बल द्विअम्लीय क्षार की भांति व्यवहार करता है, और हाइड्रोक्सिल एमीन जो एक उभयधर्मी की तरह व्यवहार करता है। अब ये तो क्षारीय प्रकृति है इसकी, क्योंकि लोन पेयर ये दे रहा है क्षारीय प्रकृति, और ये क्या कर रहा है, ले रहा है हाइड्रोजन प्लस दे रहा है, तो इसकी अम्लीय प्रकृति। इस प्रकार से यह उभयधर्मी प्रकृति शो करता है। हाइड्रोजोइक एसिड जो कि N3H होता है, प्रबल अम्लीय व्यवहार शो करता है। एजाइडाइन निम्न प्रकार से अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, क्योंकि NH3H है ना, इसमें से H निकल जाएगा तो एजाइडाइन बनता है, और एजाइडाइन में क्या होता है, अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। इस वर्ग के सभी तत्व ऑक्सीकरण अवस्था +3 +4 +5 में X2O3 X2O4 X2O3 आदि प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इन ऑक्साइडों का अम्लीय गुण अणुभार बढ़ने के साथ घटता जाता है। अतः नाइट्रोजन के फास्फोरस के ऑक्साइड प्रबल पर अम्लीय होते हैं। आर्सेनिक व एंटीमनी ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, जबकि बिस्मुथ ऑक्साइड एक क्षारीय यौगिक है। नाइट्रोजन में निम्न 5 ऑक्साइड है। ऑक्सीकरण अवस्था +1 से +6 तक होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2 +1 ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रिक ऑक्साइड NO +2 ऑक्सीकरण अवस्था, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3 +3 ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड NO2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 +5 ऑक्सीकरण अवस्था। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड NO3 अथवा N2O6 +6 भी होता है, लेकिन उसका अस्तित्व अभी तक पता नहीं है, क्योंकि ये अत्यंत अस्थायी है। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्लों में उल्लेख किया जा सकता है हाइपोनाइट्रस अम्ल H2N2O2, ये हाइपोनाइट्रस अम्ल है। एक है नाइट्रस अम्ल HNO2 और एक नाइट्रिक अम्ल HNO3, और एक पर नाइट्रिक अम्ल होता है HNO4। इनमें से प्रथम दोनों अम्ल तो अस्थायी होते हैं। कौन कौन से, हाइपोनाइट्रस अम्ल और नाइट्रस अम्ल। लेकिन नाइट्रिक अम्ल पर्याप्त स्थायी होता है, प्रबल ऑक्सीकारक, एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक भी होता है। वर्ग 15 के ऑक्सी अम्लों का अम्लीय गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्सी अम्ल HNO3 प्रबल व अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। फास्फोरिक अम्ल भी पर्याप्त प्रबल अम्ल होता है। आर्सेनियस व आर्सेनिक अम्ल काफ़ी दुर्बल होते हैं। एंटीमोनिक अम्ल उससे भी दुर्बल होता है, जबकि बिस्मथ के ऑक्साइड अम्लीय के स्थान पर क्षारीय होते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सी अम्ल नाइट्रस अम्ल HNO2 भी अस्थायी है, लेकिन पर्याप्त प्रबल अम्ल होता है। फास्फोरस प्रमुख रूप से 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, +3 और +5। PCl5 और PCl3 दो प्रकार के बनते ही, और चतुष्फलक की आकृति में परमाणु के मध्य ऑक्सीजन परमाणु के साथ प्रबल सहसंयोजक बंध बनाता है। इस कारण फास्फोरस कई प्रकार के ऑक्सीकारकों का निर्माण करता है, जिसमें POH आयनीकृत होने वाला हाइड्रोजन होता है, जबकि PH समूह अनायनीकृत होते हैं। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 एक क्षारीय अम्ल होता है। यहाँ पर देखिएगा कि एक OH है, इसलिए एक क्षारीय अम्ल होता है, जिसमें फास्फोरस के ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, और उसकी संरचना निम्न प्रकार है। इसमें एक OH है, इसलिए एक क्षारीय, 2 OH होंगे तो ये द्विक्षारीय अम्ल होगा। जैसे नीचे है H3PO3, ये एक द्विक्षारीय अम्ल है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, ये भी एक प्रबल अपचायक पदार्थ है। फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये जिसमें फास्फोर की +5 ऑक्सीकरण अवस्था है, और ये त्रिक्षारीय अर्थात इसमें 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं।
तो ये आप लोग क्लियर देखिएगा और कंप्लीट इसको आप वर्ग 16 तक के जनरल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़िएगा, पीडीएफ की सहायता से नोट्स भी बनाइएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।